नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं, हम देख रहे हैं कि इस हवाले से शुकूक और शुबात बरकरार हैं और हुकूमत का कोई भी कदम ऐसा नहीं लग रहा कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जॉइंट सेशन से करारदाद मंजूर कर ली गई जिसमें यह कहा गया कि एक ही रोज़ में इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ जो सूबाई इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स फ्राहम करने की डेडलाइन थी वो भी गुज़िश्ता रोज़ गुजर गई। ज़ाहिर वाज़े तौर पर हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी किए जाएं, जो कि नहीं किए गए। उस हवाले से आज जो रिपोर्ट थी, सरबा मोहर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब देखना यह है कि अदालत इस पर क्या हुक्म जारी करती है, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया था कि अगर ये हुक्म नहीं माना जाता इस हवाले से अदालत का, तो अदालत कोई मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कल हमने देखा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया था, आज उसे चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखना यह है कि इस पर अदालत जो है वो क्या रद्द अमल देती है। आज एक और अहम डेवलपमेंट देखने में सामने आई, अदलिया मुखालिफ बयान पर वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल करार दिया गया है, सरदार तनवीर इलियास साहब को। अब जाहिर ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बात हो रही है कि तौहीन अदालत पर वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल कर दिया गया है, तो यहाँ तो मुसलसल जो है वो अदालत के अहकामात ना मानने पर अमल दरामद हो रहा है। तो क्या ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी बन सकती है? वजीर आजम जो है वो क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। मौजूदा बहरान से निकलने का हल क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आइन क्या कहता है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में सीनियर एनालिस्ट इरशाद आर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे सारी सूरत हाल का। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले तो सर इसी बात पर आ जाते हैं, ये अदलिया मुखालिफ बयान और जाहिर तौहीन अदालत को लेकर आज वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल करार दिया गया है, लेकिन सर यहाँ तो मुसलसल अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं यहाँ पर भी वजीर आजम? देखिए जी, अगर तो हमारा कानून और आज़ाद कश्मीर का कानून एक है और तौहीन अदालत के वही ज़वाबित हैं जो हमारे हैं, वही आज़ाद कश्मीर में हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ भी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अदालती हुक्म ना मानने पर बर्खास्त हुए थे और उनको भी यही सज़ा मिली थी और उसकी वजह से उनकी वज़ारत उज़्मा चली गई थी। अगला इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सके थे, तो इसी बेस पर तो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है। देखना यह है कि अदालतें कितनी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करती हैं और हुकूमत किस हद तक जाती है अदालत के सिलसिले में, अदालत के ख़िलाफ़ बयानबाजी में और अदालत को नीचा दिखाने में। अब ये एक मुकाबला है अदालती तहम्मुल का, अदालती बर्दाश्त का और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके रहनुमाओं की तौहीन का, यानी अदलिया की तौहीन का और उनके अहकामात तामील ना करने का और उनको उनकी तजलील का। तो इस मुकाबले में कौन जीतता है कौन हारता है ये पता चल जाएगा, लेकिन पैमाने मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। और जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नाअहल हो गया है, अब हमारी हुकूमत बन जाएगी, उन्हें फिर मुकाफ़ात अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। सही, ठीक है एहतशाम साहब, एक तो ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का एक नाहल होना, और दूसरा सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़े हुक्म जारी किया था 10 अप्रैल तक फंड जारी करने का। आज इस हवाले से रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई है। आपको लगता है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि अदालत ने कहा था कि अगर नहीं अमल दरामद होता तो अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी? देखिए सोनिया, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू की है वो एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने गुफ्तगू किया, और वो अक्सर ये बात क्या करते थे कि जो हम फैसले करते हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के, उनको अदालत रोक देती है, आज़ाद कश्मीर की अदालत रोक देती है। हाँ। और उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा ये बात की है कि जी ये अब नहीं बर्दाश्त होगा और मैं ईद के बाद इनके धुएँ निकालूँगा। तो धुआँ तो उनको आज निकाल दिया गया है। बहरहाल ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनको
आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन बुलाया था, और आज उनको वहाँ पे भी बुलाया। बाय द वे आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी पेश हुए हैं। समझिए बात यह है कि जो शाह साहब बात कर रहे हैं वो तो कानून और आइन तो ऑलमोस्ट वही है, कोई इसमें तौहीन अदालत के लॉज में कोई तब्दीली नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। एक होती है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना अदलिया के पार्ट पे। आज जिस तरह अदालतों को एक जिसको कहना चाहिए आमने सामने मुकन्ना में खड़ा कर दिया गया है, और जिस अंदाज से एक जिसको कहना चाहिए दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, बयानात इस हद तक दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि जी चीफ जस्टिस जो है उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगरचे पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की, वो कहते हैं हम ये नहीं कहते। अब सवाल ये है कि जी क्या ऐसा हो सकता है? बज़ाहिर तो जिसको कहते हैं हाइंड साइड में, बाद नज़र में, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, क्योंकि अदालत ने कहा था 10 तारीख डेडलाइन दी थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि अगर आपको फ़ंड 21 बिलियन नहीं दिए जाते तो आप हमारे पास आएँ। आज जाकर उन्होंने सारा केस पेश कर दिया, उन्होंने बता दिया कि जी हमने पैसे मांगे थे, हमें पैसे नहीं दिए गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे ये साथ साथ करते करते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ही शाह साहब अपने लॉज बना दिए हैं, और जो अदालत कह रही है उसके बरखिलाफ़ उन्होंने कहा है कि जी जो हमारा हक है अदलिया जो है ना वो उनसे छीन नहीं है। अब सवाल तो बड़ा सिंपल है कि जी ये जो अब महाजराई शुरू हो चुकी है अदलिया के साथ तसादम, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह तसादम होते नहीं देखा कि मुकन्ना हर बात पे जो है ना वो जिसको कहना चाहिए पार्लियामेंट या कौमी असम्बली, वो किसी ना किसी बहाने जो है ना वो आ जाते हैं अदलिया के सामने। अभी ये कह देना कि जी ठीक है, ये जो अपना फैसला करना है हमने कि जी पार्लियामेंट 21 बिलियन देने के नहीं देनी है, हम अदालत से रिजू करेंगे। इसी तरह से आप देख लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल जो है ना, आपने देखा उन्होंने कल पार्लियामेंट से भी अप्रूव करवा लिया। तो ये सीधी सीधी लड़ाई है सोनिया, और सीधी सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई में शाह साहब मेरा आपसे सवाल है कि जो हम देखते हैं कि जो खामोशी इख्तियार की गई अदालतों की तरफ, अदारों की तरफ से, एक बड़े अदारे की तरफ से, अब आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये उनकी भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट है, वरना ये कभी हुआ नहीं है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस हमेशा एक पेज पे रहे हैं। वो हमेशा मरूजी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ देखते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मुल्क जिस अंदाज से बिल्कुल ज़मीन के नीचे लग गया। लंबा सवाल हो गया। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन भी है शाह साहब, वो एक थिंक टैंक है अमरीका का, फंड एंड पीस के नाम से, वो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी निकालते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ कहा है कि पाकिस्तान 89 मुल्कों जो फहरिस्त आई है उनमें सबसे पीछे है। वो कहते हैं पाकिस्तान से सिर्फ 6 मुल्क आगे इस वक्त रह गए हैं, इथियोपिया, अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन और इराक़। अब मुझे बताएं, एक तरफ सूरत हाल ये है कि बिल्कुल इकानमी ज़मीन पे है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, सिक्योरिटी मामला सीरियस हैं, और हम बैठे पार्लियामेंट में बगलें बजा रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि जी हम सब कुछ कर देंगे। और जरदारी साहब की तकरीर सुने, बाकी तकरीर सुने, वो लगता ही नहीं है। वो लगता है कि वो स्वीडन में बैठे हुए हैं, वो लगता है कि ओस्लो में बैठे हुए हैं, वो तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो मामला है ना अदालती अहकामात मानने या ना मानने का, अभी तक हुकूमत ने ज़ुबानी कलामी जो भी कहा हो अमलन वो मान रहे हैं। ये जो कल उन्होंने बिल भेजा है, वो जो फाइनेंस बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, और उसके बाद जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जुमरात तक इजलास मुलतवी किया है, तो अमलन इसका मतलब है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला मान लिया गया। अगर ना मानना होता तो फिर वो कह देते कि जी हमारे पास तो 4 जजों का फैसला मौजूद है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये एक आड़ ले रहे हैं पार्लियामेंट की। अच्छा। और वो चाहते ये हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। शाह साहब माजरत के साथ वो नहीं मानने सर। अभी देख लें, आज भी बात कर रहे थे, खुर्रम दस्तगीर भी बात कर रहे थे, और ख्वाजा आसिफ ने बात की है, उसके बाद अता तारड़ ने बात की है। वो कहते हैं जी इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे। अब देखें अदालत कह रही है 14 मई को इलेक्शन होने, वो कहते हैं 8 अक्टूबर को होंगे। वो बांगे ढोल कहते हैं हम नहीं मानते सर। ये कह रहे हैं ना, कह रहे हैं अमलन, मैं तो अमल बता रहा हूँ। कल जो फाइनेंस बिल पेश हुआ है कौमी असम्बली में, जनाब इसाक डार साहब ने पेश किया है, वो किस मकसद के लिए कि जी हमने 21 अरब डॉलर इलेक्शन कमीशन को देना है। ये बिल पेश हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने ये बात तो मान ली ना कि फैसला अदालत का वो 3 जजों का है। वो 4 वाली जो बकवास एक चल रही है वो बस सिर्फ बकवास ही है, फजूल बात है, उसका कोई ताल्लुक
हकीकत से या किसी अदालती फैसले से नहीं है। कोई जज ना बैठे हैं, ना कोई फैसला हुआ। 7 रुकनी बेंच तो कभी वजूद में नहीं आए, ना किसी को सुना, ना किसी पर जरा की और ऐसे ही कह दिया कि 4 जजों ने। खत अगर जज लिखना शुरू कर दें तो वो फैसला तो नहीं होता। फैसला तो वो है जो 3 रुकनी बेंच ने दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल आसम साहब हैं, जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब हैं। उसी की तामील में कल जो आपने देखा होगा, बिल जो है वो शुरू ही यहाँ से होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दरकार हैं और उसके लिए मंजूरी दी जाए। एक बात। दूसरी बात जो है, अगर वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वो बचना चाहते हैं, उनको भी पता है कि तौहीन अदालत हम पर लग सकती है। और इसका तीसरा सबूत ये है कि जो करारदाद पेश हुई असम्बली में, वो 42 अरकान की, उस पर किसी वजीर ने, किसी मुशीर ने, किसी मुआविन खुसूसी ने, वजीर आजम ने ना दस्तखत किए ना वोट दिए। और इसमें शाह साहब एक और भी कैच है। देखिए वो शाह साहब जो 4 जजेज हैं, जिनमें 2 ने रिक्यूज़ किया था और 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्होंने किसी भी जगह यानी बात नहीं लिखी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए, कहीं जिक्र नहीं किया। जी, पहली चीज तो ये है कि रिक्यूज किसी जज ने भी नहीं किया। जो 27 फरवरी का वो है 9 जो जजेस हैं, 9 मेंबर बेंच जो है, उसमें किसी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी जज ने रिक्यूज किया है। उसमें रिक्वेस्ट ये है चीफ जस्टिस से कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। उसने 3 दिन केस सुना और उसने 1 मार्च को फैसला दिया। उस फैसले पर अमल दरामद हुआ, जिसके जरिए 30 अप्रैल की तारीख तय हुई। लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये दूसरे फैसले पर भी अमल होगा, लेकिन ये मेंगनियां डालकर अमल करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत हासिल करना चाहते हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, ये जो भी एहतशाम साहब ने बात की कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख दिया है स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कि हमारे इख्तियारात बढ़ाए जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन के तहत तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करने वाला वाहिद इदारा है कि जो माहौल है वो इंतखाबात के लिए साजगार है या नहीं। अब अगर आइन में तरमीम करके ये जो फटाफट तरमीम कर रहे हैं, अगर ये भी तरमीम कर ली जाती है, तो आपको लगता है फिर तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार मजीद वसी हो जाएगा और वो मजाज हो जाएगा तारीख देने का? देखिए 1973 के आइन में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था। ज़ियाउल हक के दौर में ये तरमीम हुई है और ये इख्तियार जो है सदर पाकिस्तान को दिया गया है। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ने ये लिख भी दिया है तो जाहिर बात है आम कानून साजिश से तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। मौजूदा हुकूमत के पास तो कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सके। वो तो अदालती इस्लाहात के लिए भी नहीं था, वो भी कर ली है सर उन्होंने। नहीं तो वो तो अदालत में जिस दिन भी जाएगी उड़ जाएगी। आज चैलेंज हो गया ना। कोई जो भी काम आप गैर आईनी तौर पर करेंगे, अपने इख्तियारात से तजावुज करेंगे, वो अदालत में जाएगा उड़ जाएगा। सही। तो एक असल में ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से खौफजदा हैं, इमरान खान से खौफजदा हैं, तो अब ये ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं और जितना अरसा चाहते हैं हमें मिल जाए लूट मार के लिए। इसके अलावा इनका कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनको भी पता है कि इलेक्शन के घाट इन्होंने उतरना ही उतरना है, इलेक्शन के घाट उतरना ही पड़ेगा। अब वो उनकी मर्जी है, जितनी जल्दी उतर जाएंगे नुकसान कम होगा, जितनी ये ताखीर करेंगे नुकसान इनका ज्यादा होगा। ठीक है। अब एहतशाम साहब, ये तो वाज़ेह कि जो भी इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि नहीं था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो भी आज चैलेंज हो गया है। आपको लगता है कि ये अदालत इस फैसले को मुस्तरद कर देगी? देखिए सोनिया, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, आइन के एक्सपर्ट हैं, ज़्यादातर तो वो बातें कर रहे हैं कि जो जिस अंदाज से इन्होंने, चाहे नैब का लॉ है, इंतखाबी इस्लाहात हैं, अदालती इस्लाहात हैं और फिर ये नया फंड्स वाला मामला है, वो कहते हैं आमतौर पे इसके लिए 2/3 की ज़रूरत होती है। ये सिंपल आप लेजिस्लेशन से नहीं कर सकते। चलें, अब कोई प्रोविजन होगी तो किया होगा। लेकिन सोनिया, सवाल सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि इस वक्त जो जिस अंदाज से हुकूमत दनदनाते हुए हर बात में ना कर रही है, लोग कह रहे हैं कि उनको ये सब कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि कल के वाक़े के बाद लोगों के और जिसको कहना चाहिए आईब्रो रेज हुए हैं कि जिस तरीके से काजी सफ़ाई साहब ने, शाह साहब शिरकत की है। ठीक है, वो अनवर ज़हीर जमाली साहब का एक वाक़या आता है कि सेनेट में एक दफ़ा गए थे, लेकिन मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग एतजाज़ अहसन, वो कहते हैं कि जब कोई जज पॉलिटिकल फोरम में शिरकत करता है तो इट बिकम्स एन एम्बेरसमेंट टू द होल इंस्टीट्यूशन।
यानी अदलिया के लिए ये मामला ठीक नहीं होते। अब वो यही सवाल भी पूछा गया उनसे एतजाज़ अहसन साहब से, तो उन्होंने कहा दी पहली तो बात यह है कि क्या काजी ईसा फायज़ साहब जो है ना वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से गए हैं, उनसे पूछ के गए हैं? वो कहते हैं, हुकूमत कहती है हमने सबको बुलाया था, कोई भी नहीं गया। इसका मतलब है कि वो जो 7 जज जिनको आप अपनी तरफ कहते हैं वो भी नहीं आए और 8 जज कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस के साथ हैं। अब सवाल तो यही ना कि ये इतनी ज़्यादा तनाव और तसादम की कैफियत बनाने के बाद कोई आदमी कह सकता है कि कोई बेटर सन प्रवेल करेगी और अदालतें शाह साहब अपने तौर पे बड़े फैसले करेंगी। यही फैसला जो उन्होंने किया है वही आप देख रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह हो रही है। तो बजाय ठीक आप कह रहे हैं कि जी अभी अमली तौर पर उन्होंने किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो तकरीरें पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं और जो असम्बली में तकरीरें हुई हैं वो तो बड़ा वाज़े तौर पे इतना सख्त लहजे में गुफ्तगू की है। बाय द वे एक साहब की और वीडियो भी जो है ना वो सेंटर साहब हैं उनकी, आपने देखा वायरल हुई है, जिसमें वो गाली निकालने चीफ जस्टिस को कि इन्होंने बैट उठा के तो पीटीआई में शामिल हो गए। तो ये तो मैं देख रहा हूँ बड़ा हौसला है उनका जो सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है अदलिया, लेकिन इसका जो फ़ायदा नाजायज़ हुकूमत उठाने की कोशिश कर रही है। और एक बात जो शाह साहब लोग कह रहे हैं इलेक्शन ही हल है इस दलदल से निकलने का, ये मईशत की ख़राबी, गैर यकीनी, अदम इस्तेकाम, हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। जी इरशाद आरिफ साहब। अच्छा देखें, असल में ये अब हुकूमत के पास और बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में कहूँगा, हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई चारा कार नहीं रहा कि कोई उनको आसरा मिले, वो सियासी शहादत हासिल करें, वो अवाम में जाएं तो किस मुंह से जाएं। यानी वो उनके जो नारे थे कि हम आते हैं, तजर्बाकार लोग हैं, हम जनाब महंगाई कंट्रोल करेंगे, हम दूध शहद की नहरें में, वो कुछ हो नहीं पाया। अब वो चाहते हैं सियासी शहादत मिले, उनको टुकड़े मार कर अदालत निकाल दे इक़्तिदार से, वो जाएं देखना जी हम तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। असल में प्रॉब्लम जो बना हुआ है ना हमारे यहाँ, सियासतदान जो है, माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, ये अवाम को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, इतना कम अकल समझते हैं, इतना कौदन और कभी समझते हैं। ये समझते हैं कि बस हमें एक थोड़ी सी कोई बात मिल जाए, हम ढंढोरा पीटेंगे, हम प्रोपेगेंडा करेंगे और लोग हमारी बात मान लेंगे। अब भी इसी मफरूज़े पर ये सारी कदोकावश हो रही है कि हम अवाम में जाएं कि देखें कि हम तो आए थे आपकी खातिर मुल्क को बचाने के लिए और आपको जो है सस्ता मुफ्त आटा देने के लिए, सस्ता घी फराहम करने के लिए, मुफ्त पेट्रोल देने के लिए, डीजल जो है 10 रुपए लीटर देने के लिए। लेकिन बल्कि वो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि किलो के हिसाब से जो पेट्रोल वो दे रहे थे, तो वो सारा कुछ हमसे जो है वो अदालत ने हमें करने नहीं दिया। ये नैरेटिव बनाने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए सारी कदोकावश हो रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे अवाम आज के दौर के जो नौजवान हैं, खासतौर मेरी आपकी उम्र के लोग तो शायद तैयार हो जाए मानने के लिए ये, लेकिन जो नौजवान नस्ल है जो हमसे ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा अवेयर है, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा तो अब ये उसी पुराने ओल्ड टैक्टिस जो हैं वो अख्तियार किए जा रहे हैं। इसके सिवाय इनका कोई मकसद नहीं है। इन्हें भी पता है कि बिलाखिर इलेक्शन में जाना है। ये मुल्क जो है आइन की इतनी बड़ी वायलेशन जो है वो बर्दाश्त कोई इदारा भी नहीं कर सकता। इनको गलत फहमी है कि हमारी खातिर कोई इदारा आइन को वायलेट करेगा, ऐसा नहीं हो। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा आरिफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, जितने भी ज़ाहिर हुकूमती इक़दामात नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग नहीं रहा कि वो किसी सूरत इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इरशाद आरिफ साहब बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने जाना है इलेक्शन की तरफ इम्प्लीमेंट करवाना है, सिर्फ ये डिलाइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद पार्लिमान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि अल्टीमेटली इन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना ही है? देखिए सोनिया, माज़रत के साथ मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ बात मान ली जाएगी, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि जी तसादम है। आपने वो जुमला तो सुना है राना सनौर साहब का, या ये रहेगा या हम रहेंगे। बाद में उन्होंने इसको चेंज किया कि मैंने पॉलिटिकली कहा था, लेकिन उनका मतलब सबको पता है जब वो बात कर रहे थे तो क्या था। अब देखें किस तरीके से सोनिया, एक बात नहीं है अभी जिससे भाग रहे हैं, अभी एक और नया सिलसिला शुरू हो गया। बार बार कह रहे हैं कि जी देखें ये तो नहीं हो सकता कि जी 2 सूबों में इलेक्शन हो। फिर ये कहा जा रहा है कि जी KP के नहीं हो रहे, पंजाब में हो रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन जीत गए तो इसका इन्फ्लुएंस बाकियों में भी जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि जी एक वक्त में सब जगहों पे इलेक्शन होने चाहिए। भाई आपको कौन कह रहा है ना कराएं, असम्बली तोड़ें, कौमी असम्बली और या इलेक्शन की तरफ आएँ। फिर कहा जा रहा है कि जी बातचीत का जरिए मामला तय होगा।
जब वो बातचीत के लिए वो कहते हैं जी हम ठीक है, इमरान खान साहब नहीं आते, उनकी सेकंड ईयर के लोग जाएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं ये ज़िद्दी बच्चा है, ये नहीं मानता। ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी सूरत में नहीं मानेगा, इसने हमारी बात नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, और ये चाहते ही लड़ाई है, और दुनिया जहाँ के जो इल्ज़ामात। सोनिया, अब सवाल ये कि सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी, आइनी, इक़्तिसादी बुहरान उस जगह चला गया है कि खुदा न खास्ता वाकई आज एग्जिस्टेंशल थ्रेट्स हैं कि खुदा न खास्ता ये रियासत पाकिस्तान रहेगी या हम सिर्फ ललतें करते रहेंगे और पार्लियामेंट में तकरीरें करके साबित करते रहेंगे कि पार्लियामेंट बड़ी मजबूत है। पार्लियामेंट 224 बंदे भी नहीं है, 372 लोग होते हैं। जिस अंदाज से 44 लोगों ने वो बिल मंजूर किया शाह साहब, उसमें से आप देख लें आधे से ज़्यादा वज़ीरों ने साइन ही नहीं किया उस पर। तो मतलब ये आलम देख ले दिलचस्पी का क्या है कि वहाँ में मजबूरी उनको बिठाया जाता है, जब वोटिंग होती है, वोटिंग ख़त्म होती है तो भाग लेते हैं सारे। हाँ। किधर जाना है किधर जाना। तो देखें, इस ना तो पेशेंस है इनका, ना इनकी पॉलिटिकल विल है इलेक्शन कराने के लिए। हाँ, एक चीज़ है कि वो हवा बन गया है। अभी देख लें, अगर फ़र्ज़ करें बात करते हैं, जरदारी साहब की बातचीत होनी चाहिए। फजल रहमान साहब 2 दिन पहले मिलते हैं, जरदारी साहब को कहते हैं जी नहीं, इनसे नहीं मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो सर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो गया, लेकिन आज इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो सर मेरा सवाल ये कि क्या पार्लियामान के मंजूर शुदा बिल को सुप्रीम कोर्ट का बेंच खत्म कर सकता है? बिल्कुल खत्म कर सकता है। अगर के वो बिल नहीं, अगर कानून बन जाए तो तब खत्म कर सकता है, अगर उसकी कोई शिक आइन से मुतसादम हो। लेकिन इसकी ये जो बिल है, मैंने ये सारा मेरी नजर से गुजरा है, इसकी कोई भी शिक आइन से मुतसादम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जो ओथ उठाया हुआ, हल्फ उठाया हुआ जज ने कि वो कानून की पाबंदी करेंगे, उन पर लाजिम है कि कानून की पाबंदी करें। अगर वो कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि उसकी कोई भी शे उस कानून की आइन से मुतसादम नहीं है, तो फिर वो मुर्तकिब होंगे अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के, और फिर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन इसमें एक चीज़ इरफान साहब बताइएगा कि अब सूरत हाल जो तसादम की तरफ चली गई है, जिस अंदाज से अदलिया और मुकर्रना आमने सामने हो गए हैं, और जो बयानबाजी हो रही है जितनी शिद्दत के साथ रोज़ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बयानात, यहाँ तक कि जी चीफ जस्टिस को रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि जी इलेक्शन कराने तो दूर की बात है, इस वक्त तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन दोनों तरफ चला गया है। ये तो जिसको कहते हैं कि वो कहते हैं कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करके मुल्क के मामला चलाए जाएँ, उससे भी हम दूर हो रहे हैं। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा अल्टीमेटली सर? कोई क्वेश्चन नहीं है लेजिटिमेसी का। और ये कहना कि अदलिया और पार्लियामान आमने सामने, हरगिज़ अदलिया और पार्लियामान आमने सामने नहीं है, बल्कि अदलिया का एक बेंच जो है वो आ गया है पार्लियामान के सामने, और वो अदलिया के सामने भी आ गया है। यानी वो सरकशी कर रहा है इस वक्त, रूहगर्दानी कर रहा है आइन से, कानून से, पार्लियामान से, सुप्रीम कोर्ट से। सही। लेकिन दूसरी तरफ इरफान साहब ये भी तो है, वो जो कहा जा रहा है कि जिन 4 जजेस ने अलहदा हुए या इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्होंने किसी जगह ये बात नहीं कही कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नहीं, 90 दिन के ये इशू ही नहीं है। आप कोई किसी को समझ ही नहीं आ रही कि इशू क्या है। ये थोड़ा इशू है, ये तो इस पे तो हर कोई कहता है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, आइन भी कहता है, लेकिन इस तरीके से होने चाहिए इलेक्शन कि जब आपका वक्त था कि आप जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल अदा करते, जब नो कॉन्फिडेंस आप पे हो चुका था तो आप असेंबलियों में बैठते, आप आइन को तोड़ के आप सड़कों पे चले गए। तो सड़कों पे तो एहतजाज पार्लिमानी तरीका नहीं था। और उसके बाद आपने असेंबलियां, कौमी असेंबली तोड़ दी, वो भी गलत तोड़ी, अदालत को वो भी उसको खत्म करना पड़ा। गो के जस्टिस अजहर मंडला का तो ख्याल है वहां भी अदालत को नहीं आना चाहिए था, बहरकैफ वो कौमी असेंबली तोड़ दी। उसके बाद सूबाई असेंबलियों को तोड़ने के दर पे निकल लेकिन इरफान कादिर साहब, अतर मंडला साहब ने तो वो भी बातें की हैं जो लोग कहते हैं उनको नहीं करनी चाहिए थे। वो कहते हैं अतर साहब ने ये कैसे कह दिया कि जी चीफ मिनिस्टर जो है ना, उससे देखना होगा कि असेंबली सही टूटी कि नहीं टूटी। वो कहते हैं सही टूटी गलत टूटी, इसका तो वो नहीं जवाब दे सकते। निकाले चीफ जस्टिस अकेले की क्या हैसियत है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली चीफ जस्टिस नहीं है, हर जज चीफ जस्टिस के बराबर है। प्लीज, ये जो चीफ जस्टिस को आपने आर्मी चीफ बना दिया, ही इज नॉट आर्मी चीफ। ये बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड, ये याद है आपको साकिब निसार ने इफ्तिखार चौधरी के बारे में कह दिया था कि चेन ऑफ कमांड है, हमारे कमांडर है। अब ये जो बदयाल है बेचारा, इसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है।
ये बन गया है, कमांडर बना हुआ है इस वक्त। ठीक वो है। तो अच्छा, वकला की कम्युनिटी तो ये कह रही है कि जी ये हमारी रेड लाइन है। ये देखे ना, अब ये बातें हैं करने वाली, ये वकला की बातें हैं। वकला तो रीजन से बातें करते हैं कि वकला डंडे उठा के रेड लाइन करते हैं, वकला ऐसे नहीं करते। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक और बड़ी बहस चल रही है कि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड वाज़े नजर आ रही हो, फैसले मुतनाज़े हों, जजेस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद बहस बने हों, और ऐसे वक्त में जब हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा मांग रही हो, ऐसे में ज़ाहिर है मुस्तकबिल करीब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की हुकूमती बेंचेस पर बैठना आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन मार्क है, या आपको लगता है ठीक है वो चले गए तो ये मुनासिब था? बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं है। चीफ जस्टिस को हुकूमत के साथ रहना चाहिए, चीफ जस्टिस को पार्लियामान के साथ रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ वो केसेस आते हैं जब कोई शख्स जो है जिसने कोई गलत चीज की हो तो उसके बारे में वो अलग चीज है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है एक जमहूरियत में, वो तो आपस में हमांग होती हैं, इंस्टीट्यूशन थोड़ी अलग होती हैं। इन्होंने तो ये थोड़ा सा ये इरशाद आरिफ साहब का भी इरफान साहब institution को तफसील ले अलग लेते हैं। कर जी दिया। शाह साहब, आप इरफान कादिर साहब को भी सुनने, क्या कहेंगे आप? इरफान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाएं कि अब ये जो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो 3 मेंबर बेंच जो फैसला था और जिसकी रोशनी में कल जनाब इसाक डार साहब ने फाइनेंस बिल असम्बली में पेश किया है इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब मंजूर कराने के लिए, अगर ये कौमी असम्बली रिजेक्ट कर देती है तो ये क्या मुतालबा ज़र की रिजेक्शन होगी, मनी बिल की रिजेक्शन होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या वो रिजेक्ट कर देती है तो बस हुकूमत बरी जिम्मा हो जाएगी? मैं समझता हूं कि ये जो बिल है ये बिल्कुल उनको पार्लियामान को रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पैसे मांगे जा रहे हैं, इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता पार्लियामान के लिए कि वो इनको इस तरह से पैसे दे। यानी ये सारा कुछ गलत हो रहा है, ये सारा कुछ इलीगल तरीके से किया जा रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि डार साहब ने बड़ा दिल दिखाया है कि वो इस वक्त एक बताना चाह रहे हैं कि जी बावजूद के ये 3 जजेस गलत हैं, फिर भी हम पार्लियामान के सामने चीजें रख रहे हैं, वरना तो हुकूमत को ही कह देना चाहिए कि ये गलत है। लेकिन माजरत के साथ इस तरह की चीजें इरफान कादिर साहब कभी हमने 11th आवर पे पार्लियामेंट में जाते हुए नहीं देखी। ये तो खामखा लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट के पीछे छुपने वाली बातें जो सीधा सा हुक्म दिया गया था। छुपने वाली बातें नहीं है, आप समझे नहीं है प्लीज। आपको याद नहीं है कि गलत फैसला दे के तो गिलानी साहब को फारिग कर दिया गया था, गलत फैसला दे के। हालांकि जब उस फैसले को मैंने बतौर अटॉर्नी जनरल के देखा तो मैंने कह दिया था कि वो गलत है, और उस वक्त वो फिर गलत फैसला जो था वो इम्पोज करने की कोशिश की गई राजा परवेज अशरफ पे, जो कि फिर हमने नहीं करने दिया। अब उसके आगे उस वक्त हमने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी बहुत सारी गलतियां माननी पड़ी थी तब। जी आज एक और वजीर आजम भी फारिग हो गया आजाद कश्मीर का तौहीन अदालत में। जी जी। तो इरफान कादिर साहब, ये जिस तरह से अभी इरशाद आरिफ साहब ने बात की कि आज एक और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने पर नाअहल करार दिए गए, लेकिन अभी ज़ाहिर डिस्कशन चल रही है कि हुकूमत तो मुसलसल तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन को फंड्स प्लीज ये आपका सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं और तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो 4 जजेस ने कह दिया है सर ये तो अभी बिल मंजूर होगा तो होगा ना, अभी तो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है ना। देखें बिल मंजूर हो या ना हो, उसके अलावा ये जो 3 जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली ये कर रहे हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल कादिर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इरशाद आरिफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इरशाद आरिफ साहब, ये साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब ज़ाहिर है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले को ही अगर आप देख लें तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी बहस भी हो रही है। सर आपके नज़दीक एक ऐसे वक्त में जब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड बड़ी वाज़े हो और हुकूमत इस्तीफ़ा मांग रही हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इस वक्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा की हुकूमती बेंचेस पर मौजूदगी आपको लगता है किसी सूरत मुनासिब थी? मैं समझता हूँ ये बदज़ौकी है चीफ जस्टिस जनाब काजी फायजी साहब। असल में ये जो हमारे जज साहबान में पब्लिसिटी का शौक चुराया है
और वो मीडिया पर रहना चाहते हैं, नजर आना चाहते हैं। अब अगर कल बाकी जज नहीं जा रहे थे तो उनको भी नहीं जाना चाहिए था। उनको पता था कि वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू होगी। उन्होंने देखें, कहा कि मुझे पता ये नहीं था अगर वहाँ कोई सियासी गुफ्तगू होगी, मुझे कहा गया नहीं, था कि ये टोटली आइन कमाल है। से उनको मुताल्लिक पता, गुफ्तगू। ये नहीं पता तो ये बड़े कमाल की बात है कि वहाँ क्या अच्छा, जब वो उनके सामने जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बोल रहे थे, तो उस वक्त उठ के चले जाते। उस वक्त वो मुस्कुरा मुस्कुरा के जनाब जरदारी साहब को एक लिहाज से दाद दे रहे थे। वो भावे गुफ्तगू थे इसहाक डार साहब के साथ, हम लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। उस वक्त वो उठ के जा सकते थे और कह सकते थे कि भाई मैं तो इन चीज़ों से मुत्तफिक नहीं हूँ। यानी अगर एक तो सियासी गुफ्तगू ने, एक है कि टोटल जो गुफ्तगू थी वो अदलिया के खिलाफ थी, जजों के खिलाफ थी, और मौजूदा जजों के खिलाफ नहीं थी, सबका जजों के खिलाफ थी। और कहा जा रहा था कि ये अदालतें जो हैं, छोटे जहन के लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जजों को छोटे जहन के लोग करार दिया जा रहा था। तो उस अदलिया को जमहूरियत के खिलाफ साजिश का मुर्तकिब का करार दिया है। और शाह साहब, जिस तरह से आपने देखा बेंच थंपिंग हुई है वहाँ पे, जिस तरीके से ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया, वो तो लोग कहते हैं सॉलिडारिटी का मुजाहरा हुआ है एक दूसरे के साथ। ये शाम साहब, हुकूमत ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि काजी फायद ईसा साहब हमारे साथ हैं। ये एक सिंबॉलिक चीज होती है ऐसे मौके पर। उन्होंने जरदारी साहब के साथ बिठाकर ये तासुर दिया है कि जरदारी साहब के बारे में जो मिस्टर 10% और वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारा कुछ जो है वो गलत है। देख लें, अगर ऐसी बात होती तो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस उनके पास बैठ के उनकी तकरीर जो है वो खामोशी से ना सुन रहा होता। हुकूमत ने तो अपने तौर पर एक अच्छा तासुर अपने तौर पर देने की कोशिश की है। ये तो जज साहब को खुद सोचना चाहिए कि मैं मुझे कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल उनका फैसला है। वो दाना आदमी है, वो बेहतर समझते होंगे कि उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी शख्स, ऐसा शख्स जो तनाज़ात में नहीं पढ़ना चाहता, वो ऐसे मौके पर कभी शरीक नहीं होता ऐसे। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा एहतशाम साहब, अभी इरफान कादिर साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील भी, उनको भी आपने गुफ्तगू सुनी। मुसलसल हुकूमत जो तोजीहात पेश कर रही है इलेक्शन ना कराने के हवाले से, आपको लगता है कि किसी एक तोजी के अंदर भी आपको कोई लॉजिक नजर आ रही है? देखिए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इरफान कादिर साहब, लेकिन हमेशा हमने देखा कि अदालत में जिस जज के सामने खड़े उनकी लड़ाई होती है उनके साथ, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि अपनी एक पोजीशन लेके वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको अपना नुक्ता नज़र होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो एक्सट्रीम पोजीशन है जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 10% भी वकला और जो कानून और आइन को समझने वाले उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ये कहना कि जी ये 3 जज जो है ना ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, चीफ जस्टिस समेत, मेरा ख्याल है कोई वो जज जो इनके मुखालफिन भी हैं, वो जो वकला की बॉडीज़, वो जो हुकूमत के हक़ में भी है, वो भी ये बात करने से मेरा ख्याल है 10 दफ़ा सोचेगी। तो उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। मेरे नहीं ख्याल आइनी और कानूनी तौर पे ठीक है, हम नहीं ज़्यादा जानते, लेकिन कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत हमें समझ आ रही होती हैं। हाँ, लेकिन उनका बायस बड़ा खुला डुला है। वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। अभी आप देखते हैं जिस तरीके से हुकूमत ने उनको अपना लॉ के बारे में आपने देखा, वो मावने खुशी थे, फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनको अपना बनाया, वकील को छोड़ के वहाँ चले गए। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जी ठीक है। हमेशा मैंने देखा है कि वो जब अदालत में गए हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, चाहे मौजूदा अदालतें हों, और उनके साथ उनकी लड़ाई होती है और वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी आपकी इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है। तो इज़्ज़त तो सबकी है। लेकिन मेरा ख्याल है जो कानूनी आइनी पॉइंट बता रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी सोनिया वो कहती है कि इरफान कादिर साहब जो कह रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है। अच्छा, क्योंकि एहतशाम साहब आइन में है और आइन में ये तो नहीं लिखा ना जो तोजीहात पेश की जा रही हैं कि असम्बलियाँ क्यों तोड़ी थी, कानूनी थी, ये तो चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है, वो तोड़ते नहीं। लेकिन एहतशाम साहब, एक लॉजिक में आपको वजन नजर आ रहा है कि बिलफर्ज अगर सूबों में पहले इंतखाबात हो जाते हैं, पंजाब के अंदर बिलखुसूस तो 12 करोड़ का सूबा है, अगर निगरान हुकूमत वहाँ पर नहीं होगी, बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस तो होगा मरकज़ में। 2 चीज़ें होंगी। देखें, ये इन प्रिंसिपल तो सोनिया शायद ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कभी इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, बाकी मुल्कों में, हिंदुस्तान में 26 रियासतें हैं, उनके सारा साल ही रियासतों के इलेक्शन होते रहते हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट के कौमी असम्बली के अलहदा लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। इसी तरह बाकी जगहों दुनिया पे भी हो रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, एक ही दफ़ा हमने देखा था इलेक्शन 2 दिन के वक्फे के बाद हुए थे अपना कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के। लेकिन सवाल इस वक्त बड़ा सीरियस है कि अभी इलेक्शन होने के नहीं होने। ये ठीक है, लास्ट मिनट है शाम साहब, मैं कंक्लूडिंग जरा कमेंट ले लूं इरशाद आरिफ साहब से। इरशाद आरिफ साहब, इस लॉजिक में वजन है कि पंजाब में पहले हो जाते हैं तो इन्फ्लुएंस होगा मरकज पर? नहीं, ये बिल्कुल बकवास है, फजूल बात है।
इसलिए कि अगर एक तो बात यह है कि अगर आप एक दिन में चाहते तो आप भी सब्जी तोड़ दें और एक दिन करा लें। दूसरी बात यह है कि पंजाब अक्सरियती सूबा है, एक दिन भी इलेक्शन हो तो पंजाब जो है वो मुतासर करता है कानून साजी में, हुकूमत साजी में, क्योंकि 62% 60% नशिस्तें उसके पास हैं। तो वो पंजाब की अक्सरियत तो रहेगी, एक दिन में हो या अलग अलग हो। ये तो ऐसी फजूल सी ठीक है, बात आप कह रहे हैं इस जिसको लॉजिक में कोई वजन नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।